Good morning, students. So today we will start our new topic resistance. हमने इससे पीछे ओम्स लॉ में पढ़ा था रेजिस्टेंस को। ये आया था V इज इक्वल टू आर आई, और उसमें ये आर आया था, कांस्टेंट यूज किया था, और इसकी कंडीशन क्या थी? फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हम रखते थे। तो अब उसमें जो आर आया था उसके बारे में पढ़ेंगे। आर का फॉर्मूला आया था वहाँ से, जब हमने प्रूफ किया था ओम्स लॉ, तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ए और था इसमें। तो ये फॉर्मूला आया था। और आर की हम कैलकुलेशन कैसे करते थे? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई से, यानी कि जैसे हमने कोई कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दिया ये, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई थी, वेरिएबल वोल्टेज थी, उसकी वोल्टेज को चेंज कर सकते। तो हम यहाँ पे आर कैलकुलेट करते वी और आई से। वी इसमें देखते थे वोल्टमीटर में, और आई देखते थे एमीटर में, और वैल्यू पुट कर दो, उससे आर आ जाता था। अब एक्चुअल में ये होता क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें किसी चीज को रेजिस्ट करना। तो अब जैसे इसमें कैसे होता है रेजिस्टेंस? अब बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं हम, जो हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट स्पीड में, कि वो इलेक्ट्रॉन फिर किसी कंडक्टर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो वो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूम रहे थे थर्मल स्पीड से, वो एक साइड ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। तो ड्रिफ्ट जब होते हैं तो टकराते रहते हैं, और टकराने के बाद वो फिर अपने जो पाथ से हैं, जो उनका पाथ था, उनसे भटक जाते हैं, जो उनका पाथ था उससे। जैसे ऐसे जा रहे थे, उसके बाद वो मुड़े ऐसे, ये जा रहा था ऐसे, ये ऐसे था स्टार्टिंग में, तो ये ऐसे हुआ ड्रिफ्ट पॉजिटिव की तरफ, फिर ये ऐसे होना, ऐसे हुआ ड्रिफ्ट, फिर ये ऐसे हुआ, लेकिन यहाँ टकरा गया, टकराने के बाद फिर ये ऐसे हो गया। तो इसका एक्चुअल जो पाथ था वो तो ये ऐसे होना चाहता था फोर्स के कारण, लेकिन वो टकराने के कारण ये अपने जो पाथ है उससे डेविएट हो गया। तो ये जो पाथ से डेविएट होने को क्या बोलते हैं हम? मतलब रुकावट आ गई उसके पाथ में। तो ये जो रुकावट आई किसके कारण आई? टकराने के कारण, कोलिजन के कारण। तो कोलिजन के कारण रुकावट आई, और जो सब इलेक्ट्रॉन की ये अब ऐसे ही रुकावट बाकी इलेक्ट्रॉन भी फेस करेंगे, तो उनको जो ये रुकावट फेस हो रही है, इसका टोटल जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। मतलब करंट के पाथ में जो अपोजिशन आ रही है, जो टकराव आ रहा है, और उसके कारण करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन चल नहीं पा रहे और करंट फिर नहीं बनेगा, तो उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इसमें लिखेंगे, लिखो इसकी डेफिनेशन रेजिस्टेंस की। द नेट अपोजिशन, द नेट अपोजिशन net opposition offered in the net opposition offered in the path of electric current, net opposition offered in the path of electric current is called resistance। तो ये रेजिस्टेंस होते हैं। ये फॉर्मूला, तो जैसे रेजिस्टेंस बारे में पूछते हैं तो वी अपॉन आई तो क्या उसकी मेजरमेंट है, और डेफिनेशन क्या है उसकी? जब करंट चलता है तो उसके पाथ में जो रुकावट आती है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का कारण क्या है वो लिख लो। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन, और कोलिजन को अंडरलाइन कर लेना। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन को अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हो गया। अब यूनिट इसकी, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी, अब जैसे ये आ रहा है कि इसमें ओम्स लॉ से, तो उसी के नाम पे इसकी यूनिट है ओम, और जो सिंबल है वो है ओमेगा। यूनिट ओम, ओमेगा सिंबल है, यानी ओम को ऑनर देने के लिए उसके नाम से यूनिट बनाएगी। दूसरा डायमेंशन क्या है इसकी?
अब डायमेंशन हम इसकी निकालेंगे तो इससे भी हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, किसी फॉर्मूले से निकाल तो v अपॉन आई से निकाल लेते हैं। तो v अपॉन आई r इज इक्वल टू v क्या होता है, v का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2 और चार्ज का at, तो इसका क्या आ गया ml2t-3a-1 वोल्टेज का, तो ml2t-3a-1 अपॉन आई, करंट का क्या, करंट का ए ही होता है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml2t-3a-2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इसका रेजिस्टेंस का। पहले V का निकालेंगे, V क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन का ml2t-2 और चार्ज का at, तो यहाँ से आ गया ml2t-3a-1, ये पुट करेंगे तो ये आएगा फॉर्मूला। तीसरा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है, क्योंकि अपोजिशन हो रहा है ये, तो अपोजिशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, दो फॉर्मूले हो गए ml/n टाउ a और r इज इक्वल टू v अपॉन आई, मेजरमेंट का, दो फॉर्मूले। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यूनिट भी पढ़ लिया हमने, तो 1 ओम किसको कहेंगे रेजिस्टेंस को। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है तो सबसे पहले उसकी हम डिटेल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर यूनिट पढ़ते हैं, फिर उसको हम 1 बनाना चाहते हैं कि जैसे 1 kg किसको कहेंगे, 1 मीटर किसको कहेंगे, तो ऐसे ही 1 ओम किसको कहेंगे। तो सिंपल है कि v को क्या कर देंगे 1 और i को भी 1 कर देंगे, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखो कैसे इसको कैसे करेंगे, v को 1 और i को 1। हमने एक कंडक्टर लिया, जैसे कोई पीस लेकर आए, एक हमने लिया कंडक्टर और यहाँ पे बैटरी हमने लगा दी, और ये एमीटर और वोल्ट मीटर सपोज करो यही है, ये बीच में हमने इसके लगा दिया ये। अब हमने यहाँ वोल्टेज को रखा 1 वोल्ट, वो तो हमारे हाथ में करना वोल्टेज को, उसको घुमा देंगे जैसे उसमें घुमाते हैं स्टेबलाइजर में, तो उसको हमने 1 वोल्ट कर दिया। अब 1 वोल्ट को हमने क्या, वोल्टेज यहाँ आ गई 1 वोल्ट। अब करंट हमने देखा तो करंट इसमें 1 एम्पियर नहीं आया, तो हमने क्या किया, दूसरा मेटेरियल यहाँ रखा, दूसरी तार रखी हमने, कोई दूसरा मेटेरियल लेकर वो हमने रखा, फिर हम देखा फिर भी नहीं आया, तो ऐसे हम चेंज करते गए। तो एक स्टेज ऐसी आई जब वोल्टेज 1 किया तो करंट भी कितना हो गया 1 एम्पियर हो गया। तो जो हमने यहाँ पे बीच में लगाया कंडक्टर, तो हम ये कह देंगे उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हो कितना है 1 ओम। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि हमने किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लगाई 1 वोल्ट और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 1 एम्पियर। तो उस टाइम हम ये कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस हमने जो कंडक्टर लिया उसका रेजिस्टेंस है कितना 1 ओम है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 ओम लिखो। Definition of 1 ohm. The resistance is said to be 1 ohm. The resistance is said to be 1 ohm. The resistance is said to be 1 ohm if voltage across a conductor, if voltage across a conductor is applied 1 volt, voltage across a conductor is applied 1 volt and current of 1 ampere is flowing through it, and current of 1 ampere is flowing through it। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हो गया। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उससे पहले एक चीज और, देखो रेजिस्टेंस के लिए अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस मोर, तो उसको कहेंगे हम गुड इंसुलेटर। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो अच्छा इंसुलेटर है, और रेजिस्टेंस लेस तो उसको क्या कहेंगे
गुड कंडक्टर। देखो कंडक्टर क्या होते हैं, जो चार्जेस को इजीली फ्लो करने देते हैं, मतलब जिसमें कोलिजन कम से कम हो। कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट ज़्यादा होगा। ऐसे ही कोलिजन ज़्यादा होगा तो उसमें आर ज़्यादा होगा, मतलब कोलिजन जितनी जल्दी टकराएंगे उतना ही आर ज़्यादा होगा, आई कम रहेगा, तो उनको कहेंगे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की भी हमें ज़रूरत होती है, कंडक्टर की भी हमें ज़रूरत होती है। देखो कहाँ पे, जैसे स्विच है तो हम ये चाहते हैं कि स्विच में क्या होना चाहिए, इंसुलेशन होनी चाहिए, तो इसलिए हम स्विच प्लास्टिक के और बेकेलाइट वगैरह के होते हैं, तो इसलिए वो रखते हैं क्योंकि उसमें इंसुलेशन हम चाहते हैं। जैसे पावर हाउस से जो तार आती है, तो वो जो तार आती है पावर हाउस से, वो तार ऐसे आ रही है पावर हाउस से हमारे घर में, तो वो एक कंटिन्यूस पाथ हो गया जो हमने पढ़ा था। हाउ करंट फ्लो की कंडीशन दो क्या होनी चाहिए, एक तो हाई पोटेंशियल होना चाहिए, लो पोटेंशियल, और उसके बीच में कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए। तो एक हमने तार ली, वो तार आ रही है, अब उस तार के बीच बीच में हम पोल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पोल? वो जैसे ये यहाँ से तार है, ये आ रही है पावर हाउस में से, और फिर यहाँ पे हमारा घर है, ये पावर हाउस है और ये हमारे घर है। और ये अर्थ से कनेक्ट है, अर्थिंग होती है अर्थ के ऊपर ये तो ये एक कंटिन्यूस पाथ हो गया ये अर्थ में से ऐसे। या वैसे भी जैसे दो तार आते हैं, अगर हम अर्थिंग को भी नहीं ले तो भी हमें पता है कि जैसे दो तार आते हैं, ये आगे दो तार ऐसे, तो ये तो एक कंटिन्यूस पाथ। यहाँ पे सपोज हमने बल्ब लगा दिया, यहाँ पे बल्ब हमने लगा दिया, तो ये चार्जेज है इसके अंदर, ये चार्जेज, ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। तो हाई से लो में ये करंट ऐसे, चार्जेज ऐसे फ्लो होंगे, तो ये चार्जेज जब ऐसे फ्लो होंगे तो बल्ब में पास होंगे, बल्ब ग्लो करेगा। तो चार्जेज फ्लो और उसके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये लाइट में होगी कन्वर्ट। अब सपोज करो यहाँ पे जैसे ये तार है, ये तार यहाँ पे टूट गई है और ये नीचे ऐसे यहाँ टच होगी, तो ये करंट ऐसे, चार्ज ऐसे फ्लो हो गए। तो ये सर्किट पहले इतना था और अब कितना हो गया, ये इतना हो गया, शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। तो ऐसा ही होता है, जैसे कई बार आंधी वगैरह आती है तो तार टूट जाती है, तो तार आगे तक चार्ज नहीं जाती, वो वहीं पे ही अर्थ में चल जाती है और अर्थ में से इलेक्ट्रॉन जाके पावर हाउस में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। तो वो तार ऐसे ऐसे लटके नहीं, जैसे हम पोल अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, उससे तार वो सैग हो जाएगी, लटक जाएगी और वो अर्थ के साथ टच हो जाएगी, अर्थ के साथ टच हो जाएगी, उसको कहेंगे शॉर्ट सर्किट। तो हम उसके लिए क्या लगा देते हैं, पोल लगा देते हैं। अब पोल हम देखते हैं, पोल के ऊपर एक क्रोकरी जो आती है, हमारे जो कप वगैरह बनते हैं, चाय कप, उस टाइप का एक मटेरियल होता है, वो लगाते हैं पोल के ऊपर। जैसे ये पोल है और उसके ऊपर ऐसा एक मटेरियल होता है, ऐसा एक मटेरियल होता है, क्रोकरी जो मटेरियल होता है उससे बना हुआ, तो ये इंसुलेटर, तो वो इंसुलेटर जरूरी है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर वो इंसुलेटर नहीं हुआ, क्योंकि पोल जैसे आयरन के भी होते हैं, अगर मान लो इंसुलेटर नहीं हुआ तो आयरन के थ्रू वहीं से चार्ज चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आगे ये बल्ब में करंट नहीं जाएगा, तो हमें इंसुलेशन की जरूरत पड़ी इसमें। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम चार्जेस यहाँ पहुँचे। क्यों? क्योंकि अगर हमने अच्छा नहीं लिया कंडक्टर तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, टकराव उसमें ज़्यादा हो, टकराने के कारण क्या होती है, हीट प्रोड्यूस, और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोस्टली हीट में हो जाएगी कन्वर्ट। ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वो हीट में हो जाती है कन्वर्ट, आधी से भी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन लॉस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे क्वालिटी के तार यूज करें। जैसे पहले जो तार थे उन तार के ऊपर इंसुलेशन नहीं होता था, जिससे क्या होता था कि जैसे बारिश वगैरह होती थी और जब हवा लगती थी तो उसके ऊपर जंग लग जाता था, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। उसमें से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है तो वो हीट में हो जाती है करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कोलिजन उसके अंदर बढ़ गया हो गया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में हो जाती थी कन्वर्ट। लेकिन आजकल जो तार हम यूज करते घर के बाहर, जो पिलर है उनके ऊपर, पोल के ऊपर, वो तार के ऊपर इंसुलेशन है ब्लैक कलर की, जिससे क्या हो गया, उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा क्योंकि एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होगी और ना वाटर के साथ, तो जंग नहीं लगेगा, तो क्या होगा, उससे इजीली करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए
कई जगह में चाहते हैं कि इंसुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे स्विच का मैंने दिया एग्जाम्पल और वो पोल का दिया एग्जाम्पल। और कई जगह चाहते हैं हम कंडक्टर भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कंडक्टर की हमारी जो एनर्जी हो लॉस ना हो। तो अब अच्छा इंसुलेटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, ज़्यादा, और अच्छा कंडक्टर होगा तो उसका क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस लेस।